इस एक्सप्लेनर में हम भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति के हर पहलू को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि कूटनीति सिर्फ कुछ कागजों और संधियों तक सीमित है ना? लेकिन असल में ये बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक रिश्तों का एक कॉम्प्लेक्स जाल है। आज हम 5 बिल्कुल अलग-अलग बेपक्षीय संबंधों की बात करेंगे। इससे हमें समझ आएगा कि भारत ग्लोबल स्टेज पर अपने हितों को कैसे बैलेंस करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम इन 5 पिलर्स पर फोकस करेंगे। पड़ोसियों के साथ स्ट्रेटेजिक गहराई, मिलिट्री और डिफेंस पार्टनरशिप्स, इकोनॉमी और डायस्पोरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडो पैसिफिक विजन, और अंत में ग्लोबल क्राइसिस अलायंस। इमीडिएट बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर बड़े ग्लोबल गठबंधनों तक ये सब इसमें कवर होने वाला है। आइए सीधे अपने पहले पिलर पर चलते हैं, नेबरहुड और स्ट्रेटेजिक डेप्थ। और इसके लिए हिमालय के बहुत ही खूबसूरत और एकदम करीबी पड़ोसी देश भूटान से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। आप जरा भूटान के इस सफर को देखिए, ये वाकई कमाल का है। एक प्रोटेक्टेड स्टेट से लेके एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने तक का ये एवोल्यूशन है। 1949 की फ्रेंडशिप ट्रीटी से कहानी शुरू होती है, फिर 1973 से 1984 के बीच बॉर्डर्स तय होते हैं। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है 2003-2004 में, जब भूटान की मिलिट्री ने अपनी जमीन पर एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस चलाए और फाइनली 2007 में नई सॉवरेनिटी ट्रीटी आती है। ये सफर आपसी भरोसे की एक बहुत सॉलिड मिसाल है। लेकिन इस रिश्ते की इकोनॉमिक नींव कितनी गहरी है, ये नंबर्स देखिए। भूटान भारत की विदेशी सहायता का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। 2012-13 के $600 मिलियन से ये सीधा 2015-16 में $985 मिलियन तक पहुंच गया, यानी लगभग $1 बिलियन के करीब। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसमें कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल हैं जो इस बॉन्ड को प्रैक्टिकली बहुत मजबूत बनाते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि 2007 की ट्रीटी ने गेम कैसे चेंज किया। 1949 की पुरानी ट्रीटी के हिसाब से भारत भूटान की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को गाइड करता था, लेकिन 2007 के एग्रीमेंट ने इस गाइडेंस वाले रोल को हटा दिया। इससे भूटान को पूरी तरह से सॉवरेंटी मिली और हथियारों के इंपोर्ट की आज़ादी भी। ग्लोबल स्टेज पर एक इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पड़ोसियों की बात तो हो गई, लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों मील दूर बैठा कोई देश, जिसके साथ कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ना हो, वो एक हाई एल्टीट्यूड वॉर का पूरा रुख ही पलट दे? बात हो रही है 1999 के कारगिल युद्ध की। और इसी सवाल के साथ हम आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, मिलिट्री एंड डिफेंस पार्टनरशिप्स। यहां हम फोकस करेंगे इजराइल के साथ हुए उस हाई स्टेक्स मिलिट्री कोऑपरेशन पर। कारगिल में एक्सट्रीम ऊंचाई और एकदम से थोपे भरे युद्ध के कारण इंडियन एयरफोर्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी की बहुत सख्त जरूरत थी, और यहीं पर इजरायली मिलिट्री तकनीक ने एंट्री ली, लाइटनिंग लेजर डेजिग्नेटर पॉड। इसे इंडियन मिराज 2000 जेट्स में इंटीग्रेट किया गया। ये एक इनविजिबल लेजर एमिट करता था जो बमों को एकदम सटीक टारगेट तक गाइड करता था। लिटरली इसने उस वक्त गेम पलट कर रख दिया था। इस मोमेंट की इंटेंसिटी को एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार के इन शब्दों से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब टारगेट का पूरा वीडियो इमेज एक साइलेंट एक्सप्लोजन में बदल गया। 24 जून 1999 का वो दिन एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। बिना किसी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइप के मिली इस त्वरित मदद ने भविष्य की एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस पार्टनरशिप का बेस तैयार कर दिया। चलिए अब डिफेंस से शिफ्ट करके सीधे कॉमर्स और इकोनॉमी पर चलते हैं। हमारा तीसरा पिलर है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इकोनॉमिक और डायस्पोरा टाइज। 68.4 बिलियन डॉलर। जरा इस नंबर की ग्रेविटी को समझिए। 2021 के कैलेंडर ईयर में भारत और यूएई के बीच ये टोटल बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर था। इतने मैसिव ट्रेड के साथ यूएई पूरे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इस विशाल ट्रेड नंबर के पीछे असली ताकत क्या है? वो है लोग। यूएई के डेमोग्राफिक्स पर नजर डालें तो वहां रहने वाले कुल लोगों में सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप इंडियंस का है, करीब 38%। इतने बड़े डायस्पोरा का वहां होना दोनों देशों के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फाउंडेशन क्रिएट करता है। और ये तो बस शुरुआत है। 2022 के CEPA यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट का गोल और भी ज्यादा एम्बिशियस है। टारगेट ये है कि अगले 5 सालों में इस बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाया जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात,
डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करके सीधे रुपए जैसी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग इनेबल की जाए। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर जूम आउट करते हैं और अपने चौथे पिलर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडो पैसिफिक विजन कैसे जापान के साथ हमारे रिश्तों को ड्राइव कर रहे हैं। इस स्क्रीन पर जो नंबर है वो सच में हैरान करने वाला है, 5 ट्रिलियन येन। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है, बल्कि अगले 5 सालों में भारत के लिए जापान का पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टारगेट है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कितने बड़े स्केल पर ऑपरेट कर रही है। थ्योरी से निकलकर अगर प्रैक्टिकल रियलिटी में देखें तो इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इसके स्टेप्स देखिए। पहले 300 बिलियन जापानी येन का ओडीए लोन सिक्योर किया गया, फिर जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया गया, और फाइनली 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण। ये एक गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और बात सिर्फ रेल लाइनों तक ही सीमित नहीं है। जापान और भारत के बीच मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स का एक पूरा नेटवर्क है, चाहे वो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग हो, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव हो, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हो या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप। ये सारे कदम एक फ्री, ओपन और सेफ इंडो पैसिफिक रीजन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, ग्लोबल क्राइसिस एंड क्लाइमेट अलायंसेस। आइए देखते हैं कि दुनिया के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र यानी भारत और अमेरिका जब कोई बड़ी ग्लोबल इमरजेंसी आती है तो कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसका सबसे रीसेंट और सॉलिड एग्जाम्पल हमने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा। अमेरिका ने कोवैक्स के लिए $2 बिलियन कमिट किए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स की पहचान की और तुरंत थेराप्यूटिक्स सप्लाई किए। इतना ही नहीं, क्वाड के अंडर भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने की पूरी प्लानिंग की गई। क्राइसिस के टाइम में इस तरह का कोऑर्डिनेशन वाकई क्रूशल होता है। लेकिन अच्छी कूटनीति सिर्फ इमीडिएट रिलीफ पर नहीं रुकती, वो लॉन्ग टर्म रेजिलियंस भी बनाती है। 2020 में साइन किए गए ये 2 हेल्थ केयर मेमोरेंडम इसी का हिस्सा हैं, एक मेंटल हेल्थ कॉर्पोरेशन के लिए और दूसरा ड्रग सेफ्टी के लिए। ये समझौते ये श्योर करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले किसी भी मेडिकल क्राइसिस के लिए हमारा बायलैटरल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार रहे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आज के समय में जब देश सिर्फ सिंपल बॉर्डर ट्रीटीज से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल और क्राइसिस नेटवर्क्स बना रहे हैं, तो मल्टी अलाइंड डिप्लोमेसी का फ्यूचर आखिर कैसा दिखेगा? मॉडर्न सर्वाइवल और ग्रोथ पूरी तरह से इन अलग अलग पिलर्स को बैलेंस करने पर टिकी है। क्या हम एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर पार्टनरशिप इक्वली जरूरी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।